हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए, थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे हम किसकी बात करने वाले हैं। न्यूक्लिक अम्ल की। न्यूक्लिक अम्ल में दो चीज़ों को पढ़ना होता है, एक डीएनए, एक किसका, आरएनए के विषय में। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्लास 10th वाले हों, 12 वाले हों, ठीक है ना। तो किसी भी स्ट्रीम के हैं डीएनए आरएनए पूछी जाती है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। लोग पूछते हैं डीएनए का पूरा नाम, आरएनए का पूरा नाम, डीएनए कहाँ पाया जाता है, आरएनए कहाँ पाया जाता है। तो चलिए, वन बाय वन कर कर क्या करते हैं, पूरा पढ़ लिया जाता है। तो हेडिंग बनाएंगे आप क्या, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल को हिंदी में क्या कहा जाता है, केंद्रीय अम्ल। केंद्र मतलब क्या होता है, बीच में। तो परिभाषा हम बोलेंगे, आप उसको लिख लीजिएगा, जहाँ मेन पॉइंट होंगे उसको बनाते चलेंगे, ठीक है ना। तो देखिए, न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रीय अम्ल किसे कहा जाता है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अम्लीय प्रकृति के पदार्थ को ही न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। तो लिखेंगे, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले अम्लीय प्रकृति के पदार्थ को न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रीय अम्ल कहा जाता है, जिसकी खोज फ्रेडरिक मिशर ने जिसकी खोज फ्रेडरिक मिशर कह देता है, मिशर ने 1869 ईस्वी में, फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में मवाद कोशिका, चोट लगती सड़न पैदा होती है, जो निकलता है पस सेल कहा जाता है, मवाद कोशिका से किया, मवाद कोशिका से किया, ठीक है ना। जिसे नाम न्यूक्लिन दिया था, जिसे न्यूक्लिन शब्द दिया, बाद में उसे न्यूक्लिक अम्ल कहा गया। ठीक, खड़ी बात दे दीजिए। नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट देके क्या लिखेंगे, न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला और दूसरा लिखेंगे उसमें। एक होता है डीएनए, डीएनए, और दूसरा क्या होता है, आरएनए, ठीक है। अब डीएनए और फिर क्या होता है, आरएनए। अब इसी के विषय में पूरा डिटेल्स पढ़ना है। चलिए, अब इसमें आप पहली हेडिंग क्या देंगे, डीएनए। फर्स्ट हेडिंग क्या दे देंगे, डीएनए। शॉर्टकट ना करेंगे, पहले हिंदी लिखेंगे डीएनए। पूछेंगे लोग कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, तो क्या बताएंगे, डीएनए का पूरा नाम जानते। चलिए मेरे साथ क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम डीऑक्सी, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है ना। डीएनए में क्या लिखेंगे, इसका पूरा नाम डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, इंग्लिश डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। कंफर्म। चलिए, डीएनए पाया कहाँ जाता है, तो लिखेंगे यह प्रायः कोशिका के केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाई जाती है, और हरित लवक में पाई जाती है, ठीक है। चलिए, यह तो हो गई ये। फिर खोज के विषय में कहता है कि डीएनए को किसने खोजा, तो जो फ्रेडरिक मिशर ने मवाद कोशिका से खोजा था वह क्या थी, डीएनए ही थी, ठीक ना। तो अब अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, डीएनए की संरचना। हेडिंग क्या बनाएंगे अब, डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। अब सुनिएगा, डीएनए की संरचना के संबंध में मॉडल प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा, वाटसन क्रिक, वाटसन तथा
देखो वाटसन भी आते हैं, क्रिक आते हैं, क्रिक और विल्किंस, और कौन आते हैं, विल्किंस, विल्किंस, वाटसन आते हैं, क्रिक आते हैं और कौन आते हैं, विल्किंस आते हैं। इन तीनों ने मिलकर डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल, कौन सा मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल, द्विकुंडलित मॉडल प्रस्तुत किया था। किसने सन में, 1953 ईस्वी में। इसके बाद इन लोगों को 1962 ईस्वी में इसी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया गया, नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। तो चलिए लिखवा रहे हैं, डीएनए की संरचना में क्या लिखेंगे, पहले तो डीएनए, अगर उसमें कुछ और लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे लिखेंगे, डीएनए को प्रायः पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। डीएनए को प्रायः क्या कहा जाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। अगर उसको नहीं लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, डीएनए की संरचना में, डीएनए की संरचना के संबंध में वाटसन, क्रिक और विल्किंस ने डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल 1953 ईस्वी में प्रस्तुत किया। इस कार्य के लिए इन्हें 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा प्रतिपादित डीएनए इस प्रकार है। ठीक है, उसके बाद फिगर बनाएंगे। ठीक है ना। डीएनए की संरचना के बाद इन सभी वैज्ञानिकों का नाम लिखने के बाद आएंगे डीएनए की संरचना बनाएंगे। अब डीएनए बनता कैसे, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा डीएनए कैसे बनता है। ठीक है ना, हटा दें इसको। अब डीएनए की संरचना में आपको समझना होगा कैसे इसकी संरचना बनती है। चलिए देखो, आपको डबल पेन लेना होगा, हम तो ले रहे हैं। ठीक है, इसमें कैसे घूमता है ये ध्यान देना होगा आपको। ठीक है, चलिए मैं बना रहा हूँ डीएनए की संरचना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे एक हेलिक्स होगा, इसको जितना प्रैक्टिस करेंगे इसको ऐसे लाकर ऐसे खींच देंगे, कंफर्म है कि नहीं। अब देखिए यहाँ हेलिक्स की बात करते हैं, एक रज्जु की बात करें तो एक रज्जु कैसे कितना होती है, एक को कहा जाता है 5 डेज, दूसरे को क्या कहा जाता है, इसी का ये जो आया है इसी का दूसरा हिस्सा कहेंगे कौन सा, 3 डेज। ये नहीं अपने मन से देंगे, यह कौन सा होगा 3 डेज, तो इसी का दूसरा वाला यह कौन सा होगा 5 डेज। ठीक है ना, यह होता है। उसके बाद डीएनए का ये व्यास कितना होता है, ये व्यास, तो डीएनए का व्यास होता है 20 एंगस्ट्रॉम, 20 एंगस्ट्रॉम कंफर्म है। और डीएनए की जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, 10 एंगस्ट्रॉम, 10 एंगस्ट्रॉम, ये ध्यान देना। ठीक है ना। उसके बाद इस एक्सिस पर घूमती, तो एक्सिस भी दिखाना होगा तो कोई एक्सिस से दिखा सकते हैं बीचों बीच से। ठीक ना। अब उसके बाद आपको कुंडल समझना होगा इसमें, ध्यान दीजिए। जैसे एक बार घुमाए, फिर यही चीज आकर दूसरी बार घुमाए, वही चीज आकर दूसरी बार, फिर यह चीज आकर तीसरी बार घुमाए, तो पहले और तीसरे के बीच की दूरी, ध्यान दीजिए, पहला घुमा, फिर दूसरी बार घुमा, फिर तीसरी बार, तो जहाँ पहला और तीसरा घूमता है इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती। कितनी एंगस्ट्रॉम होती, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। अब कहेंगे सर वहाँ, इधर भी किसी को ले सकते हैं। देखो जैसे पहली बार घुमा, फिर यही चीज दूसरी बार घुमा, फिर वही चीज तीसरी बार घुमा, तो पहले और तीसरे के बीच की दूरी कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है ना। अब इसमें देखिए एक सीक्वेंस भरना चाहेंगे तो भर सकते हैं। क्या क्या चीजें पाई जाती है, एरिलीन पाया जाता है, हमेशा डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ता है, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड से किससे जुड़ता है, साइटोसिन से। यही क्रम एक बार सीधा कीजिए पर उल्टा, जैसे देखो ए डबल बॉन्ड टी दिखाएंगे, फिर जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर अभी इसी को ऐसे पलटते चले, तो अब इसको लिखेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर टी डबल बॉन्ड ए। अब फिर इसको उल्टा कीजिए, यहाँ से दो दो लिखने के बाद ए डबल बॉन्ड टी, फिर क्या जी ट्रिपल बॉन्ड सी। अब फिर से इन दोनों को उल्टा कीजिए, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर क्या टी डबल बॉन्ड ए,
फिर इसको उल्टा करेंगे ए डबल बॉन्ड टी, फिर क्या लिखेंगे जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर उल्टा कीजिए सी ट्रिपल बॉन्ड जी और टी डबल बॉन्ड ए, ऐसे कर सकते हैं इसको। तो देखा जाए, ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होगा, ये देखो एक क्रम है, फिर उल्टा हो गया, फिर सीधा है, फिर उल्टा है, फिर सीधा है, उल्टा है, सीधा उल्टा, ऐसे लगा चला जाए। अब जो 34 एंगस्ट्रॉम लिखे हैं, इसमें ये चीज 10 रहना चाहिए। इसको कहा जाता है नाइट्रोजनी क्षार, दंडक के रूप में पाए जाएंगे। जैसे सीढ़ी होता है, सीढ़ी ना पाँव रखने के लिए बना होता है कि नहीं, सेम दूरी पर बनी होती है, ऐसे ही पाए जाते हैं। चलिए भर दिया जाए, देखिए भर रहा हूँ, ऐसे बना होगा ए डबल बॉन्ड क्या भरेंगे टी, फिर क्या भरेंगे जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर क्या भरेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ये यहाँ तक भर चुके हैं। फिर उसके बाद क्या होगा टी डबल बॉन्ड, मान लेते यहाँ होगा, जैसे अगर ऐसे होगा ठीक है, लेकिन ऐसे अगर फोटो खींचा जाए तो केवल यही बिंदी आएगी कि नहीं, ऐसे आएगा तो ऐसे पूरा आएगा, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे बिंदी आएगी। ठीक, फिर यहाँ तक क्या भरे हैं टी डबल बॉन्ड ए, फिर क्या भर दिया जाए ए डबल बॉन्ड टी, ए डबल बॉन्ड टी, फिर क्या भर दिया जाए जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक, उसके बाद फिर क्या भर दिया जाए सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ठीक ना। उसके बाद और क्या भरा जाए टी डबल बॉन्ड ए, टी डबल बॉन्ड ए, फिर क्या भरा जाए ए डबल बॉन्ड टी, उसके बाद क्या भरा जाए जी ट्रिपल बॉन्ड सी, ये जी है जी ट्रिपल बॉन्ड सी। ठीक है कि नहीं, ऐसे यह कंप्लीट होता चला जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इनके बीच में 34 लिखे, 34 एंगस्ट्रॉम, इनके बीच में गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हुए कि नहीं, ये बिंदी भी लेकर गिनना होगा आपको, 10 हो गए। अब इनमें एक के बीच की दूरी, इनमें एक के बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। अब टोटल जैसे एक के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, तो 3.4 गुणे 10 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 34 एंगस्ट्रॉम। तो यही दूरी निकल आएगी कि नहीं निकल आएगी 34 एंगस्ट्रॉम। ऐसे अगर भरेंगे तो इसी क्रम में इसको भरते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो भरने के लिए कहाँ तक पहुंचे थे जी ट्रिपल बॉन्ड सी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, यहाँ से भी ले सकते हैं जी ट्रिपल बॉन्ड सी, कोई दिक्कत नहीं, जी ट्रिपल बॉन्ड सी मान लीजिए ये भरें। फिर अब क्या भरेंगे सी ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर क्या भरेंगे टी डबल बॉन्ड ए, फिर क्या भरेंगे ए डबल बॉन्ड टी, फिर क्या जी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर सी ट्रिपल बॉन्ड जी, फिर क्या टी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी, जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, टी डबल बॉन्ड ए डबल बॉन्ड टी। मुझे तो सीक्वेंस याद है इसलिए मैं इसको भर ले रहा हूँ। उसके बाद फिर क्या होगा जी ट्रिपल बॉन्ड सी, सी ट्रिपल बॉन्ड जी, ऐसे भरते चले जाएंगे। ठीक है ना, तो यह क्या होती है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, यह क्या है डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, द्विकुंडलित क्या लिखेंगे संरचना, संरचना। ठीक है ना, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर कर क्या करना होगा आपको बनाना होगा, तो बना लीजिएगा। अब इसकी विशेषता लिखवानी होगी, तो स्टार देकर लिखेंगे डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की विशेषता निम्नलिखित है। उसके बाद पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे उसमें, मतलब फिगर बनाने के बाद स्टार देकर क्या लिखेंगे कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना की विशेषता निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट, इसे प्रायः पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी कहा जाता है, जो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने होते हैं। ठीक, दूसरा पॉइंट लिखेंगे डीएनए नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शर्करा और फास्फेट समूह से मिलकर बनी होती है, जिसमें नाइट्रोजनी क्षार एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन और साइटोसिन तथा डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है। 2 पॉइंट हो गए, ठीक है ना, 2 पॉइंट होंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम तथा त्रिज्या 10 एंगस्ट्रॉम होती है। 3 पॉइंट हो गए, ठीक है। चलिए चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, डीएनए में एक कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है।
तथा एक कुंडल में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षारक दंडकों के रूप में पाए जाते हैं, जिसके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक, पांचवा पॉइंट फिर क्या लिखेंगे आप? डीएनए में एडेनिन सदैव थाइमिन से द्विबंध तथा ग्वानिन साइटोसिन से त्रिबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह हाइड्रोजन बंध होती है। कौन सी बंध होती है? हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चलिए पॉइंट 6 पॉइंट क्या लिखेंगे? डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार और डीएनए में देखिए नाइट्रोजनी क्षार और क्या कहेंगे? शुगर। डीएनए में नाइट्रोजनी क्षार और शर्करा आपस में एन ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़ी होती है। एन ग्लाइकोसिडिक बंध, ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा क्या होती है? जुड़ी होती है। उसके बाद 7वां पॉइंट क्या लिखेंगे? 7वां पॉइंट, इसको तो पहले लिखना चाहिए था। डीएनए में एक रज्जु 5' से 3' सिरे वाला तथा दूसरा रज्जु 3' से 5' सिरे वाला होता है। ठीक, 7 पॉइंट हो गया। 8वां पॉइंट क्या लिखेंगे? डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शर्करा फास्फेट समूह से फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ी होती है। फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा। कौन सा बंध द्वारा? फास्फोडाइस्टर बंध द्वारा जुड़ी होती है। ठीक है, तो यह तो हो गया डीएनए का लक्षण पूरा। ठीक, चलिए अब पढ़ेंगे डीएनए का कार्य क्या है। डीएनए का प्रकार भी तो है। डीएनए 5 प्रकार की होती है। ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए, जेड डीएनए। ठीक है, तो थोड़ा सा एडवांस में है, इंटर में, लेकिन हाई स्कूल में थोड़ा सा इंट्रो था केवल। तो अब अगली हेडिंग क्या बनाएंगे? डीएनए के कार्य। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हेडिंग इसको हम लोग कर रहे हैं। अच्छे से इसको पहले बनाकर लिखेंगे, फिर उसके बाद सभी कैरेक्टर को ध्यान से लिखिएगा। ठीक है ना, तो हम इसको रख कर रहे हैं। हेडिंग क्या देंगे? डीएनए के कार्य, फंक्शन ऑफ डीएनए। चलिए हेडिंग बना लेंगे डीएनए के कार्य। डीएनए का कार्य कहें या फिर इसी को क्या नाम से पूछ सकता है? महत्व के विषय में क्या पूछेगा? महत्व। ये क्या लिखें? फंक्शन लिखें। फंक्शन आर क्या कर दें? इम्पोर्टेंस। फंक्शन लिखे या इम्पोर्टेंस आप क्या लिखेंगे? डीएनए। कंफर्म है कि नहीं? चलिए तो एक लाइन लिखेंगे, डीएनए का महत्व निम्नलिखित है। डीएनए का महत्व निम्नलिखित है। फर्स्ट पॉइंट, सबसे बड़ी चीज, डीएनए परेशान सुनेंगे आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। आनुवंशिक पदार्थ का मतलब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को ले जाता है। दूसरा पॉइंट, डीएनए स्वयं किसका निर्माण करता है? डीएनए का निर्माण करता है, यह भी ठीक है। फिर तीसरा क्या है? डीएनए में उत्परिवर्तन होता है। क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है ना, जिससे डीएनए के क्या होते हैं? लक्षण बदल जाते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे? डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है। उसके बाद फिर पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे? यह कोशिका के समस्त कार्य पर क्या करती है? नियंत्रण करती है। नियंत्रण। ठीक है ना, तो ऐसे लिखवा रहे हैं 4-5 पॉइंटों को। एक लाइन लिख लेंगे, डीएनए के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला लिखेंगे, यह आनुवंशिक पदार्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों का स्थानांतरण करता है। दूसरा पॉइंट, डीएनए स्वयं डीएनए का निर्माण करता है, जिसे डीएनए का द्विगुणन कहा जाता है। जिसे डीएनए का डुप्लीकेशन या द्विगुणन कहा जाता है। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? डीएनए में उत्परिवर्तन होता है, जिससे जीव के लक्षण बदल जाते हैं। जैसे मम्मी पापा नॉर्मल थे, बच्चों में छंगुली आता है कि नहीं आता? आया कहाँ से? जब उनके में नहीं था, तो उत्परिवर्तन की वजह से। कभी कभी देखते हैं अंग्रेजों की तरह बच्चे आपको दिखाई देते हैं इंडिया में, इधर अपने वाले रीजन्स पे गांव में रहते हैं, तो वो उत्परिवर्तन में आते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। डीएनए से किसका निर्माण होता है? आरएनए का निर्माण होता है, जो प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। अगला पॉइंट,
डीएनए कोशिका के समस्त कार्यों पर ऐच्छिक और अनैच्छिक, या फिर कह सकते हैं उसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोलते हैं ना। डायरेक्ट का मतलब है सीधे सीधे, इनडायरेक्ट मतलब क्या, किसी दूसरे के थ्रू, ठीक है ना। तो ऐसे आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि डीएनए कोशिका के समस्त कार्यों पर नियंत्रण करने का कार्य करती है, ठीक है। तो इतना था कि न्यूक्लिक एसिड में किसके विषय में, डीएनए के विषय में। तो अच्छे से डीएनए का पूरा नाम, डीएनए पाया कहाँ जाता है, डीएनए का कार्य, डीएनए की संरचना सब अच्छे से बनाकर इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो अब फिर मिलेंगे एक नई वीडियो लेकर, जिसमें आपको पूरा बताएंगे आरएनए, और कोशिश रहेगी उसी में डीएनए आरएनए में अंतर हो जाए। तो यह चैप्टर आपका हाई स्कूल वालों के लिए समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद अच्छे से रिपीट इसको करते रहेंगे, बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।